नमस्कार साथियों, एक बार से फिर हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को आगे। देखिए, अब तक हमने क्या है कई सारे टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के सीक्वेंस में स्टडी कर लिए। आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति को। आज हम क्या देखने वाले हैं? 1857 की क्रांति या रिवोल्ट को, जिसको कि हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सकते हैं। जबकि ब्रिटिश इतिहासकारों की माने तो ये क्या है? एक सैनिक म्यूटिनी या एक सैनिक विद्रोह था। तो आज हम इन दोनों चीजों के ऊपर आज जिक्र करेंगे कि क्या ये एक सैनिक विद्रोह था या फिर ये क्या था? एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो चलिए साथियों, इसको शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारी पैरेलल जो क्लासें हैं, किसकी? बायोलॉजी की। हमारी जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं वो हमारे सिहाग क्लासेस पे आपको अवेलेबल होती रहेगी। आज हम क्या है 1857 की रिवोल्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे 1857 की क्रांति क्या है और किस तरह से यह क्रांति शुरू होती है। देखिए, जब हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है जो हमने बेसिकली बचपन से सुनी होती है। क्या? जो चर्बी वाले कारतूस है। कौन से? चर्बी वाले कारतूस। यानी कि इसका जो मुख्य कारण माना गया था वो किसको माना गया था? चर्बी वाले कारतूस को। ये चर्बी किस चीज की होती थी? गाय की होती थी और दूसरी किसकी होती थी? सूअर की ये चर्बी होती थी। दोनों को मिलाकर क्या है एक पेस्ट बनाया जाता था। और वो पेस्ट क्या होता था? जो बुलेट का सेल होता था बाहर वाला, उसके ऊपर इसको लगाया जाता था। ठीक है ना? क्यों लगाते थे? क्योंकि जब युद्ध शीतकालीन होते थे या पानी के आसपास लड़े जाते थे तो इन कारतूस में क्या है नमी आ जाती थी और नमी के कारण ये नहीं चल पाते थे। इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन कारतूस के ऊपर चर्बी लगाना शुरू कर दी। और चर्बी किसकी होती थी? गाय की और सूअर की। यदि इन दोनों एवज में बात की जाए तो गाय क्या है? हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। और सूअर क्या है? जो मुस्लिम है, इस मुस्लिम धर्म के अंदर इसको अहमियत दी जाती है। अब देखिए, भारत के अंदर यदि धार्मिक रेशो की बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या है इस वक्त बहुलक है। यानी दोनों क्या है? ज्यादा संख्या में है। और दोनों की ही धार्मिक भावना, किसको? धार्मिक जो भावना है इसको ठेस पहुंचाई जाती है। और एक बड़ा कारण बन के आता है 1857 की क्रांति का। एक कई बार साथियों यहां से एक गन पूछ लेते हैं कि इस वक्त कौन सी गन के लिए कारतूस आया था? तो याद रखना है रॉयल इनफील्ड। कौन सी? रॉयल इनफील्ड। ये जो गन है इसके लिए ये कारतूस प्रयोग किया जाता था, जिसके बाहर क्या लगा होता था? चर्बी वाला खोल लगा होता था। और जब इस कारतूस को चलाया जाता था तो इसको क्या है, जो सैनिक था उसको अपने मुंह से इसको छीलना पड़ता था। और जब छीलते थे तो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी दोनों मुंह में जाती थी। और यही कारण है कि यहां पे धार्मिक आहत हुआ था और उस वजह से क्या है 1857 की क्रांति हुई थी। बेसिकली इतनी कहानी हम सब ने सुनी होती है, पर एक बात बताइए कि एक छोटा सा कारण क्या इतनी बड़ी क्रांति के लिए जिम्मेवार है? जी नहीं, कभी भी एक कारण इतनी बड़ी क्रांति के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता। जब भी संपूर्ण देश में कोई क्रांति होती है तो उसके लिए एक नहीं अनेक कारण जिम्मेवार होते हैं। और यदि उस समय की बात की जाए तो उस वक्त तो भारत की स्थितियां बहुत अलग थी। एक तो भारत का आकार बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसमें पाक वाला हिस्सा भी आता था, पाकिस्तान आता था, बांग्लादेश आता था। ठीक है ना? तो एक बड़ी सरहद होने के कारण यहां पे जीवन विभिन्नता बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा अलग अलग कल्चर पाए जाते थे। यहां पे यदि मैं बात करूं, राजा थे, रानी थी, नवाब थे, अनेक तरह की विभिन्नता राजनीतिक रूप से भी देखी जाती थी। और इस वजह से
एक कारण को लेके भारत को एक सूत्र में बांध पाना नामुमकिन था। इसीलिए बोलते हैं कि 1857 की क्रांति के लिए एक कारण जिम्मेवार न होकर क्या थे, अनेक कारण जिम्मेवार। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक साधारण आलू को बनाने में भी भारत में 200 से ज्यादा अलग अलग तरकीब पैदा की जाती है या प्रयोग की जाती है। जब एक छोटे से सब्जी को बनाने के लिए इतनी ज्यादा भारत में विभिन्नता है, तो सोचिए एक देश को एकता के सूत्र में बांधना कितना ज्यादा कठिन हुआ होगा। पर इसके लिए क्या था, सिर्फ अंतिम चिंगारी के रूप में जरूर काम किया चर्बी वाले कारतूस ने, पर इससे पहले भी अनेक कारण ऐसे आए जिन्होंने क्या काम किया, 1857 की क्रांति के लिए प्लेटफॉर्म को तैयार करके दिया। तो पहले उन कारण को जानते हैं, यानी कि हम क्या हैं, 1857 से बेग चलते हैं। देखिए लास्ट टाइम तक हमने जो स्टडी किया था उसके अंदर हमने क्या है, लगभग 1857 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया था। चाहे हमने बंगाल को देखा हो, चाहे हमने मद्रास को देखा हो, चाहे हमने पंजाब वाला क्षेत्र देखा हो, चाहे हमने अवध का जिक्र किया हो, ठीक है ना, चाहे हमने मराठा साम्राज्य का जिक्र किया हो। तो जब इन चीजों को पढ़ रहे थे तो हम इस समय क्या है, इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को देख रहे थे, और कहीं ना कहीं वही नीतियां इनके लिए जिम्मेवार थी। जैसे थोड़ा सा हाईलाइटेड हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी जो इस क्रांति के लिए जिम्मेवार ठहराई जाती है। तो चलिए सबसे पहले इनसे पहले होने वाली नीतियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी नीतियां ऐसी है जो 1857 की क्रांति के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके देगी, और अंत में चिंगारी का काम कौन करेगा, चिंगारी का काम करेगा चर्बी वाला कारतूस। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनके व्यापार की। देखिए इससे पहले बता दूं भारत में कौन कौन से वर्ग है। भारत में व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में कौन है, राजा है, रानी है, नवाब है, ठीक है ना। अनेक तरह के समाज भारत में विद्यमान है, और सब के लिए यदि मैं 1857 के बाद की भी बात करूं तो यदि इनके लिए आजादी शब्द देखा जाए तो सबके लिए आजादी का मतलब भी अलग अलग था। किसान आजादी का मतलब अलग निकालते थे, व्यापारी अलग मतलब निकालते थे, राजनेता जो थे ये राजनेता अलग मतलब निकालते थे। सबके लिए क्रांति का शब्द अलग अलग था, परंतु फिर भी भारत में क्या हुआ, अनेक आंदोलन या अनेक मूवमेंट हुए जिन मूवमेंट्स ने भारतीय लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। तो सबसे पहले व्यापार को लेकर बात कर लेते हैं, यानी कि व्यापारियों को। देखिए कहानी क्या होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या है, एक व्यापारी कंपनी है। भारत में क्या करने आती है, व्यापार करने आती है। आरंभिक स्टेज में ये व्यापार करते हैं, परंतु एक बात बता दूं आपको कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भी भारत में क्या है, उच्च स्तरीय व्यापार हुआ करता था। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं चोल वंश की बात करूं, किसकी, चोल वंश की, तो चोल वंश के विदेशी व्यापार के बहुत ज्यादा साक्ष्य पाए गए कि ये लोग क्या है, विदेशों से व्यापार किया करते थे, ठीक है ना। देश के अंदरूनी भागों में भी आपसी व्यापार होता था और विदेशों से भी व्यापार होता था। खास करके भारत में जो हाथ से बना सामान, कौन सा, हाथ से बना जो सामान था, उस सामान की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग थी। यानी एक रूप से देखा जाए तो अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत काफी ज्यादा समृद्ध था। यहां तक कहते हैं ब्रिटिश इतिहासकार कि भारत एक कुएं के रूप में काम करता है जिसमें दुनिया का सारा पैसा आके गिरता है। इसके लिए वो तथ्य ये देते हैं कि दुनिया की सारी जीडीपी का 27% अकेला किसका योगदान रहता था, इंडिया का योगदान रहता था। जबकि भारत से जब जाते हैं तो ये सिर्फ महज घट के 3% रह जाता है। यानी 27% से 3% यदि जीडीपी गई है तो हम समझ सकते हैं कि इन्होंने भारत का कितना ज्यादा शोषण किया होगा, ठीक है ना। चलो इनकी थोड़ी सी आरंभिक स्टेज को समझते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की।
किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहां से आते हैं? यूरोपीय कंपनी है, यूरोप से आएंगे। यूरोप में क्या होता है? औद्योगिक क्रांति होती है, मतलब उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। अब कच्चे माल की भूमि कौन है? भारत है। भारत से क्या लेके जाते हैं? कच्चा माल लेके जाते हैं। और क्या होता है? व्यापार होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? यूरोप में भारतीय कपड़े की मांग बहुत ज्यादा थी। किसकी थी? भारतीय कपड़े की मांग। तब क्या होता है? भारत से कपड़ा कहां आता है? यूरोप आता है। और सोना और चांदी, क्या चीज है? सोना और चांदी कहां जाता है? यूरोप, भारत में आता है। तो जब स्टार्टिंग फेज में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती है, उस वक्त भारत की स्थिति क्या होती है? मजबूत होती जाती है। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यहां पे यूरोप में एक थ्योरी आती है, एक सिद्धांत आता है, धातुवाद। क्या आता है? धातुवाद या बुलियनिज्म्स की थ्योरी। अब ये धातुवाद का सिद्धांत क्या बात बोलता है? यूरोप का ये धातुवादी सिद्धांत ये बात बोलता है कि भविष्य में जिस देश के पास जितने ज्यादा बुलियंस होंगे, यानी कि जितने ज्यादा सोना और चांदी होगा, भविष्य में वो देश उतना ही ज्यादा समृद्ध होगा। तो यहां सोना चांदी किस तरफ आ रहा है? भारत की तरफ आ रहा है। तो ये तो यूरोप के बिल्कुल अपोजिट हो गई बात, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? ये स्थिति चलती रहती है लगभग 1757 तक। कब तक चलती है? 1757, यानी कि 150 साल तक ये काम चलता रहता है। परंतु आने वाले समय में क्या होता है इसके बाद? इसके बाद कहानी बदल जाती है। कहानी बदलती कैसे है? यूरोप से सामान कहां आता है? भारत। और भारत से सोना चांदी कहां जाता है? यूरोप में जाता है। तो ऐसे में जो सोना चांदी उसका फ्लो कहां रहेगा? यूरोप की तरफ। और वास्तविक करेंसी होती क्या है? यही धातु वास्तविक करेंसी होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम बार बार स्विस बैंक्स का जिक्र करते हैं, विश्व बैंक का बात करते हैं, तो वो क्या नोट जमा करते हैं क्या अपने पास? बिल्कुल नहीं करते। वो किसी भी देश की इन करेंसियों को जमा अपने पास नहीं करते। वो जमा करते हैं तो उस देश के क्या? सोना और चांदी को, ठीक है ना। ये कोई थ्योरी आज की थोड़ी है, सैकड़ों साल पुरानी है इस दुनिया में। ओके, तो ऐसे में क्या है? जब यूरोप से सामान भारत की तरफ आएगा, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? भारतीय व्यापार को खत्म करना पड़ेगा। और ये भारतीय व्यापार खत्म होता कब है? जब फरमान जारी किए जाएंगे। क्या जारी किए जाएंगे? फरमान जारी किए जाएंगे। और इन्हीं फरमान की वजह से क्या होगा? भारतीय व्यापार का नुकसान होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हमने पढ़ा कि बंगाल के नवाब ने फरमान जारी किया। 1717 में क्या होता है? शाही फरमान आता है। किसके द्वारा? फर्रुखशेर के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आता है? गोलकुंडा का सुनहरा या गोल्डन फरमान जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने फरमान ने किया क्या था? अंग्रेजों को व्यापारिक एकाधिकार दिया था, ठीक है ना। और जब इनको असीमित व्यापार की छूट दी गई, तो इन्होंने क्या कर दिया? भारतीय व्यापार को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, ठीक है ना। और इसका प्रभाव क्या पड़ा? सीधे रूप से भारतीय व्यापारियों पे पड़ा। और व्यापारी धीरे धीरे क्या होने लगे? अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगे, ठीक है ना। एक उदाहरण से तो यहां तक बताया जाता है कि एक समय ऐसा आ गया था कि भारतीय और यूरोपीय व्यापार का जो रेशो था वो 5200 रेशो 1 रह गया था। यानी कि यदि यूरोप से 5200 चीजें भारत आती थी, तो बदले में क्या है? सिर्फ एक चीज यूरोप जाती थी, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है? भारतीय व्यापारियों पे अनेक चार्टर एक्ट लाकर, अनेक नए नए नियम लाके भारतीय व्यापारियों पर पूर्ण रूप से पाबंदियां लगा दी। और यही कारण है कि भारतीय जो कुटीर उद्योग थे या हाथों से जहां काम होता था, उनको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। और इसी बर्बादी के कारण जो भारतीय व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। परंतु इन्होंने अपनी नाराजगी सीधे रूप से कभी नहीं जताई।
ये एक म्यूटेनी या एक आंदोलन होने का इंतजार करते रहे, और जब तक आंदोलन नहीं हुआ ये व्यापारी खुलकर सामने नहीं आए। ओके, दूसरी बात कर लेते हैं किसानों की, कि किसानों का इसमें रोल कैसे रहा, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस से तो किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसान थोड़ी चर्बी वाला कारतूस चलाएगा, ठीक है ना, वो तो सैनिक चलाएंगे। तो ऐसे में क्या है, हमें पता है कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है जिसमें किसानों की भी अहम भूमिका रहेगी, यदि भारत के एवज में बात की जाए। चलिए, तो दूसरी बात करते हैं किसान की। देखिए, भारत के एवज में बात की जाए तो बहुत बड़ा वर्ग, क्या बहुत बड़ा वर्ग क्या है, किसान वर्ग है। मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए, समझा जाए, तो भारतीय लोग ज्यादातर किस पे निर्भर करते हैं, कृषि पे निर्भर करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। ओके, और खेती करते हैं तो देखना पड़ेगा किसान इनके विरुद्ध कैसे हो गए। तो इसका कारण क्या रहा कि जब तक भारतीय व्यापार हो रहा था, क्या हो रहा था, भारतीय व्यापार हो रहा था, इनको इनके उत्पाद का या इनकी फसल का इनको अच्छा दाम मिल रहा था, अच्छी खासी कीमत इनको मिल रही थी, तो इनकी आय अच्छी थी। परंतु जब यूरोपीय कृषि आरंभ होती है, या मैं कहूं व्यापारिक कृषि, कौन सी, व्यापारिक कृषि। देखिए, आज भी अगर कोई आंदोलन होता है, देखिए एक बात बड़ी समझने और गौर करने वाली होती है कि कईयों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जितनी बड़ी पोस्ट होती है, यानी आप ए ग्रेड की तरफ जाते हो, सिविल की तरफ जाते हो, आईएएस आईपीएस की तरफ जाते हो, या स्टेट पीएस की तरफ जाते हो, तो हिस्ट्री का इतना बड़ा कंटेंट क्यों दिया जाता है? क्या ये हिस्ट्री हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है? तो बिल्कुल जुड़ी हुई है। यदि आज भी कोई आंदोलन होता है ना, आज भी कोई आंदोलन होता है, तो आप उसके कारण को समझ लीजिए, और हिस्ट्री के जो पहले आंदोलन हो चुके हैं उनको समझ लीजिए, आप उनमें काफी ज्यादा समानता पाएंगे, ठीक है ना। और उन्हीं प्राचीन घटनाओं से सीख लेने के लिए ये चीजें पढ़ाई जाती, ठीक है ना। तो देखिए, इन्होंने क्या कर दिया, व्यापारिक कृषि कर दी। देखिए, कृषि दो तरह की होती है। यदि मैं कृषि की बात करूं तो दो तरह से कृषि करते हैं, एक तो खाद्य कृषि, और दूसरी कौन सी होती है, व्यापारिक कृषि। खाद्य कृषि जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गए, चावल हो गए, दाल हो गई, ये क्या है, खाद्यान्न है। दूसरी तरफ व्यापारिक कृषि की बात करें तो नील हो गई, कपास हो गई, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी व्यापारिक कृषि, यानी जिनसे व्यापार बढ़ता है, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने आके क्या किया, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। अब व्यापारिक कृषि के अंदर उदाहरण ले लेता हूं मैं नील का। अब मान लिया, हमें पता है, हम आगे जाके नील आंदोलन भी देखते हैं, महात्मा गांधी का उसमें योगदान भी पड़ेगा, ठीक है ना। बगान जिसको आंदोलन बोलते हैं, या बगानों की म्यूटिनी जिसको बोला जाता है। तो हमें पता है, मान लिया एक किसान ने 10 एकड़ में नील की पैदावार कर ली। अब इसके ऊपर क्या है, इसको खरीदेगी कौन, इसको खरीदेगी कंपनी। अब कंपनी इसका मनमाना रेट लेगी या नहीं, अब जो कंपनी को उचित लगेगा उसके अनुरूप लेगी। क्यों लेगी, क्योंकि नील किसान घर में नहीं रख सकता, क्या करेगा नील का, वो उतने का उसे बेचनी पड़ेगी, चाहे किसी कीमत पर हो जाए, ठीक है ना। यदि खाद्यान्न इसकी जगह होते तो खाद्यान्न को क्या है, खाद्यान्न को वो अपने लिए प्रयोग कर लेता। खाद्यान्न तो हर घर में चाहिए, गेहूं, जौ, चावल, दाल, ये हर किसी की आवश्यकता है। पर नील है, कपास है, इनका वो अपने पास क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। और इनको क्या है, बहुत कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने पड़ते थे, जिससे क्या हुआ, भारतीय किसानों की आय बहुत ज्यादा गिर गई, ठीक है ना। और यही कारण है कि इनको बड़े बड़े कर लेने पड़ते थे अंग्रेजों से। क्या लेने पड़ते थे, देखिए, अंग्रेज एक तो इस फसल पे कर बहुत ज्यादा लगाते थे, टैक्स बहुत ज्यादा लगाते थे। दूसरा क्या है, जो ऋण है, क्या है, ऋण। अब देखिए, फसल अगले सीजन की उगानी है, इसमें अगर पूरा उनका
फायदा नहीं हुआ तो उसे क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। और जब ऋण नहीं चुकाया जाएगा तो भूमि क्या है, हड़प ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी, हड़प ली जाएगी। तो ऐसे में क्या है, भारत का जो किसान वर्ग है वो काफी ज्यादा क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है ना। तो इन दो फील्ड को भी देखा जाए तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग क्या आ जाता है, इनके सामने आ जाता है। ठीक है ना। हालांकि ये म्यूटिनी नहीं करते, ये क्या है, किसी तरह का कोई विरोध या कोई बड़ा आंदोलन नहीं करते। ठीक है ना। हालांकि ये नहीं कोई आंदोलन नहीं होते। यदि मैं 1757 से लेके 1857 के इन 100 साल के बीच के समय की बात करूं तो सैकड़ों छोटे छोटे आंदोलन देखे जाते हैं, परंतु ये आंदोलन क्या है, अंग्रेजों की क्रूर नीतियों द्वारा दबा दिए जाते हैं या इनका पूर्ण रूप से विरोध कर दिया जाता है और ये दफन होके रह जाते हैं। ठीक है ना। अगली बात करते हैं भारत के मजदूर वर्ग की। इसकी मजदूर की मजदूरों का इसमें कितना रोल रहा था, क्योंकि भारत में मजदूरों की संख्या आज भी देखी जाए तो बहुत ज्यादा है। तो ये सोचे जिस वक्त शिक्षा नहीं थी उस वक्त इनका आंकड़ा कितना ज्यादा रहा होगा। तो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग जो आता है वो मजदूरों को आता है। इसका आता है मजदूर। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं, मजदूर। देखिए, जब यूरोपीय व्यापार बढ़ा तो इन्होंने क्या है, मशीनों को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया, मशीनों को बढ़ावा दिया। यानी कि पहले जो काम हाथ से होता था अब वो किससे होने लगा, मशीनों से होने लगा। ठीक है ना। जहां हाथ से काम होता है वहां पे कर्मचारी ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। जबकि मशीन आ गई तो वो काम आसान हो गया, जल्द होने लगा और लोगों की संख्या, जो कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, उनमें क्या होने लगी, घटने लगी। और यही कारण है कि भारतीय जो मजदूर वर्ग था उसका क्या है, धंधा जो था वो क्या हो गया, ठप हो गया। इनके अंदर यहां तक कि भूखमरी की समस्या पैदा हुई। किसकी, भूखमरी की समस्या पैदा हो गई। यदि एक आंकड़े के मुताबिक माना जाए तो 1757 से लेके 1857 के बीच में, कहां से, 1757 से लेके 1857 के बीच के इन्हीं 100 सालों में कई अकाल पड़े। क्या पड़े, कई अकाल पड़े। इन अकाल में क्या है, लाखों लोग मारे गए। क्या, लाखों लोग मारे गए। अकेले बंगाल में इनका आंकड़ा 90 लाख बताया जाता है मरने वालों का। यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग क्या है, भूखमरी के कारण मर रहा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए 90 लाख का आंकड़ा छोटा नहीं होता, और ये बात कर रहा हूं मैं बंगाल की। अब बंगाल के अलावा तो भारत बहुत बड़ा है। ठीक है ना। आज अगर कोरोना के कारण किसी के परिवार में कोई मृत्यु होती है तो उस परिवार से सरकारी नीतियों के बारे में पूछना, वो खुलकर उसकी आलोचना करेंगे। तो देखिए जब अकेले बंगाल में 90 लाख लोग मर रहे हैं तो क्या आम जनता उनके विरोध में नहीं होगी, बिल्कुल उनके विरोध में। परंतु क्या है, उन्होंने खुलकर सीधे रूप से विरोध करने का काम नहीं किया। हालांकि छोटे मोटे विद्रोह यहां पर हुए। ठीक है ना। एक बात और बता दूं, ये नहीं कि 1857 के बाद ये अकाल का आंकड़ा खत्म हो गया था, नहीं हुआ। हम क्या है 1947 तक भी अनेक अकाल भारत में देखते हैं, और कुछ अकाल 1947 यानी कि आजादी के बाद भी देखे जाते हैं। ठीक है ना। तो भारत में इन अकालों की और इनकी क्या है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसकी वजह से भारत का आम वर्ग भी इनके क्या होगा, विरोध में होगा। ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं इनके ऊपर लगाए जाने वाला कर। देखिए कर भारतीय लोगों को लूटने का एक बड़ा ही आसान तरीका था। इन्होंने इनको क्या कहा था, होम चार्जेस का नाम दिया था। क्या दिया था, गृह कर या होम चार्जेस का नाम दिया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने टैक्स को क्या नाम दिया था, गृह कर का नाम दिया था। और ये टैक्स किस पे लगाया था इन्होंने,
भारत के व्यापारियों पे, किसानों पे और मजदूरों पे, सभी के ऊपर क्या है, ये कर लगाए जाते थे, जिस वजह से भारतीय लोग काफी ज्यादा बर्बाद हो गए थे। और इतने ज्यादा बर्बाद हो गए थे कि अनेक व्यापारियों के जो उद्योग थे वो अंग्रेजों द्वारा हड़प लिए गए, किसानों की भूमि हड़प ली गई, ठीक है ना। तो इन अनेक कारणों से क्या हुआ, ये लोग क्या होने लगे, इनके सीधे रूप से विरोध में आने शुरू हो गए और भारतीय लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, किसके लिए, 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे राजा रानी और नवाब की, कि इनका क्या योगदान था। हमने अकाल देख लिए, मजदूर देख लिए, किसान देख लिया, व्यापार देख लिया, और इनके द्वारा लगाए जाने वाले कर के बारे में भी हमने क्या कर लिया, जिक्र कर लिया। अब समझते हैं यहां पे राजा और रानियों की स्थितियां क्या होती थी। तो इसको समझने से पहले भारतीय बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। देखिए, यदि मैं राजा और रानी के बारे में बात करूं, किसकी, राजा या रानी, देखिए रानी शब्द विशेष रूप से लिख रहा हूं क्योंकि 1857 में हजरत महल का योगदान देखने को मिलेगा और झांसी की रानी का योगदान भी देखने को मिलेगा। ओके, देखिए राजा और रानी की भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो यह दैविक सिद्धांत था। क्या था, दैविक सिद्धांत था। दैविक सिद्धांत का मतलब यह था कि राजा है, उसके बाद राजा का जो बेटा है वो राजा बनेगा। ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, ठीक है ना। जैसे हम मुगल काल में देखते हैं, किसमें देखते हैं, मुगल काल या मुगल वंश में हमें पढ़ने को मिलता है। हम बाबर देखते हैं, हम हुमायूं देखते हैं, हम अकबर को देखते हैं, हम जहांगीर को देखते हैं, हम शाहजहां को देखते हैं, हम औरंगजेब को देखते हैं, बहादुर शाह जफर को देखते हैं। तो ये एक लंबी सीरीज लगातार चलती रहती है। और जो सारे अधिकार थे, क्या थे, अधिकार। अधिकार कौन से, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, ये सारे के सारे किसके अधीन होते थे, राजा के अधीन होते थे। जैसे उदाहरण स्वरूप समझाता हूं, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया। भाई क्यों आया था, हमने स्टार्टिंग में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के एवज में पढ़ा था ना, किस लिए आए थे, व्यापारिक आज्ञा के लिए। तो मतलब यह हुआ कि ये सारे अधिकार किसके पास होते थे, राजा के पास होते थे। परंतु हुआ क्या, अंग्रेजों की जो नीति थी, क्या थी, जो नीतियां थी, इनसे क्या कर लिया गया, राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। हमने क्या है, जब बंगाल पे अधिकार पड़ा तो हमने पढ़ा कि नवाबों से कैसे उनकी भूमि को छीना गया, ठीक है ना। हमने क्या है, 1757 प्लासी का युद्ध देखा, 1764 बक्सर का युद्ध देखा। तो ऐसे में क्या है, यहां जो नवाब थे उनसे क्या कर लिया गया, उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। और अधिकार अब आ किसके पास गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। फिर इन्होंने क्या काम किया, चार्टर एक्ट, क्या चीज, चार्टर एक्ट भारत में लाने शुरू किए। और इन चार्टर एक्ट से क्या काम किया, इन्होंने भारतीय राजा या रानियों के अधिकारों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त करना स्टार्ट कर दिया। एक बड़ा उदाहरण लेंगे लॉर्ड वेलेंजली का। किसका उदाहरण लेंगे, लॉर्ड वेलेंजली का। देखिए लॉर्ड वेलेंजली की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था, सहायक संधि का जनक माना जाता है। इनको किसका जनक माना जाता है, सहायक संधि का जनक माना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। देखिए 1857 की जो क्रांति पढ़ते हैं, एक ऐसा चैप्टर होता है जो इससे पीछे की सारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है, ठीक है ना, अहम भूमिका निभाता है।
तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी? हमें पता है अवध जो था, क्या था? अवध, जो अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था। जिस साथी ने नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके उसको स्टडी कर सकता है, क्योंकि पहले के लेक्चर को पढ़ना बड़ा जरूरी है। सीधा यदि हम सोचते हैं कि एक चैप्टर को बीच में से उठा के पढ़ लें तो इस तरह से नॉलेज लेना बड़ा डिफिकल्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भारत के अंदर नीतियां किस तरह की चल रही है। ओके, तो इन सहायक संधियों से क्या हुआ था? राजा और रानी से उनके क्या कर लिए गए थे? जो राज्य थे वो क्या कर लिए थे? हड़प लिए गए। ठीक है ना? दूसरा बड़ा उदाहरण लेते, एक बात थोड़ा सा और जान लेते हैं, सहायक संधि क्या थी। जो राजा सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता था उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होती थी। कंडीशंस क्या होती थी? वो अपनी सेना को बढ़ावा नहीं देगा, मतलब जिस राजा रानी या नवाब के पास जितनी सेना है वो उतनी रखेगा और भर्तियां नहीं करेगा। चलिए, दूसरी बात क्या है? वो किसी राज्य के साथ अंग्रेजों की परमिशन के बगैर व्यापार नहीं करेगा या कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में प्रभाव यह पड़ेगा कि उस राज्य का व्यापार क्या हो जाएगा? बर्बाद होने लग जाएगा। ठीक है ना? और क्या होगा? वो किसी भी पड़ोसी राज्य की किसी तरह की आर्थिक, राजनीतिक या युद्ध में मदद नहीं कर सकता। तो युद्ध में मदद नहीं कर सकता मतलब वो राज्य अलग थलग हो जाएगा सबसे, और अंग्रेज उसके ऊपर क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे। उसे अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना टुकड़ी रखनी होगी, और उस सेना की टुकड़ी का रख रखाव कौन करेगा? उसका रख रखाव करेगा नवाब या राजा। मतलब अंग्रेज भारतीय पैसे से अपनी सेना रखेंगे। इसके अलावा उनको अपने दरबार में एक अंग्रेजी राजदूत को रखना अनिवार्य होगा, जो क्या काम करेगा? उस नवाब के सारी चीजों का ध्यान रखेगा और उसकी जानकारी कहां देगा? अंग्रेजों को देगा। ठीक है ना? इसके अलावा क्या आती है? एक हड़प नीति आती है। क्या आती है? हड़प नीति। चलिए थोड़ा सा हड़प नीति पे अभी देख लेते हैं। ठीक है ना? हालांकि नीतियों के ऊपर हम विशेष रूप से लेक्चर बनाएंगे कि ये नीतियां क्या थी। हम शिक्षा नीति देखेंगे, प्रेस की नीति देखेंगे, हड़प नीति देखेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अगली क्या आती है? हड़प नीति। क्या आती है? हड़प नीति। देखिए, हड़प नीति का भारत में जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को। किसको बोलते हैं? डलहौजी। ओके, अब ये हड़प नीति थी क्या? ये हड़प नीति ऐसी नीति थी जिसके अनुरूप किसी भी राजा या रानी के पुत्र नहीं है, या मैं कहूं उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को क्या किया जाएगा? राज्य को अंग्रेजी या अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। उदाहरण कौन है इसका? मुख्य उदाहरण इसका कौन है? झांसी है। तो झांसी की रानी क्यों अंग्रेजों के विरोध में आई थी? झांसी की रानी इसी कारण से क्या है? अंग्रेजों के विरोध में आ गई थी, क्योंकि झांसी को इसी आधार पे हड़पा गया था। किसकी नीति के द्वारा? डलहौजी की नीति के द्वारा। हालांकि बाद में लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे जब 1857 की क्रांति होगी, पर आरंभिक फेज में क्या रहेगा? आरंभिक फेज में डलहौजी रहेगा, और डलहौजी की ये हड़प जैसी नीतियां हमारे सामने आएगी। ओके, यहां तक क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं एक दो जो और मुख्य इससे संबंधित बातें रही हैं, जो 1857 की क्रांति के लिए नींव डालने का काम करेगी। नींव डालने का काम कौन करेगी? नींव डालने का काम करेंगे जो भारत के अंदर लेखक है। कौन? देखिए, महत्वपूर्ण वर्ग है भारत का। कौन? लेखक, कवि, पेंटर, या जो पेंटिंग बनाने वाले हैं, ठीक है ना, भारत के शायर, ये क्या है? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर बात करें
तो आरंभिक फेज से लोग कहानियां सुनने और पढ़ने के बड़े शौकीन थे। चित्रकला से उनको बड़ा लगाव रहा। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये लोग विरोध में कैसे आ जाएंगे, क्या ऐसी घटना घटेगी कि भारत के लेखक, कवि, पेंटर, शायर जो है ये अंग्रेजों के विरोध में आएंगे। तो कारण क्या होगा, कारण देख लेते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे अवध के अंतिम नवाब। कौन थे अंतिम नवाब? शाह वाजिद अली खान। कौन थे? शाह वाजिद अली खान कौन थे? अंतिम नवाब थे अवध के। अब इन नवाब की क्वालिटी क्या थी? इनकी क्वालिटी ये थी कि ये क्या थे कि शायर थे। अपने दरबार में रोजाना शायरी सुनाया करते थे। अपने दरबार में अलग अलग लेखकों और कवियों को बुलाया करते थे। अनेक पेंटिंगें बनाया करते थे। इनको इन लोगों से बड़ा लगाव था। तो जब शाह वाजिद अली खान को इनसे लगाव होगा तो इन लोगों का भी तो लगाव शाह वाजिद अली खान से होगा ना। संभाविक बात है ये लोग इनसे लगाव करेंगे। ठीक है ना। और जब अंत में शाह वाजिद अली खान को अयोग्य ठहराकर इनके पद से हटा दिया गया और इनको वार्षिक पेंशन, क्या वार्षिक पेंशन के ऊपर क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, भारत के जो जितने भी लेखक थे, कवि थे, पेंटर थे, शायर थे, वो क्या हो गए? अंग्रेजों के विरुद्ध आके खड़े हो गए। अब बचता है भारत का रक्षक वर्ग। कौन सा? रक्षक या सैनिक वर्ग। अब देखेंगे कि सैनिक वर्ग इनके विरोध में कैसे आ रहा है, क्योंकि अकेले एक कहानी के दम पे हम ये नहीं कह सकते कि चर्बी वाले कारतूस की वजह से ये इनके विरोध में आ गए। जी, कहना गलत होगा। कई सारे कारण रहे थे। कई कारण क्या रहे थे देख लेते हैं सैनिकों को लेके। पहला क्या है? भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार। क्या किया जाता था? भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। मतलब अंग्रेजी जो सैनिक थे उनकी तनख्वाह क्या होती थी? ज्यादा होती थी, जबकि भारतीय जो सैनिक थे इनकी सैलरी क्या थी? कम हुआ करती थी। ठीक है ना। उनको ज्यादा सैलरी मिलती थी, इनको कम मिलती थी। रंग के आधार पर भी भेदभाव होता था। इसके अलावा और क्या कारण रहे? देखिए, भारत के अंदर एक हिंदू धर्म में उस वक्त एक प्रचलित प्रथा यह थी कि ये लोग समुद्र को पार करना दैविक सिद्धांत के विरुद्ध मानते थे। जबकि 1856 का जो चार्टर एक्ट आता है, क्या आता है? 1856 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके अंदर यह कह दिया गया कि आज के बाद भारतीय सैनिकों को यदि आवश्यकता पड़ी विदेश में ले जाने की तो उनको विदेश जाना पड़ेगा और वहां युद्ध लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब युद्ध लड़ना पड़ेगा तो वो समुद्र की रास्ते जाएंगे। उस वक्त थोड़ी इनके पास अपाचे हेलीकॉप्टर थे या राफेल था। ठीक है ना। ये तो बाद में आए हैं। तो ये एक्ट भी क्या हुआ? इनको आहत करने वाला हुआ। ठीक है ना। एक अफवाह यह भी थी कि जो इनको आटा मिलता था, क्या मिलता था? आटा मिलता था, इसमें क्या होती थी? हड्डियां मिली होती थी। हड्डियों का पाउडर बना के इनके अंदर मिलाया जाता था। तो हड्डियां मिलाना मतलब कि भारत में जो धार्मिक लोग हैं उनके ऊपर तो सीधा कटाक्ष करने वाली बात है। और खास करके जब बात किस धर्म की होगी? हिंदू धर्म की बात होगी। ठीक है ना। इसके अलावा जो भारतीय सैनिक मर जाते थे
उनको किसी रूप का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था, किसी तरह का उनको आर्थिक सहयोग नहीं मिलता था बाद में उनके परिवार को। यानी जो मर गया वो मर गया। आज हम देखते हैं उनके परिवार को कई सम्मान भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। आज तो स्थिति बड़ी अच्छी है, जहां सैनिक दिखता है सैल्यूट के लिए हाथ अपने आप खड़ा हो जाता है, परंतु उस वक्त तो ये स्थितियां नहीं थी। और अंत में क्या हुआ, अंत में काम कर दिया जो चर्बी वाला कारतूस था, इसने क्या काम कर दिया, इस सारी आज तक दफन की हुई, आज तक जितना दबाव भारतीय समाज पे बना हुआ था या जो बारूद इकट्ठा हो गया था, उसमें चिंगारी का काम किसने कर दिया, इस चर्बी वाले कारतूस ने वो काम कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम देखें तो 1857 की क्रांति का एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होता है जो युद्ध के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम इन कारण को देखेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय हीरो दबंग मंगल पांडे की कहानी देखेंगे और देखेंगे मंगल पांडे किस तरह से विद्रोह करेंगे और किस तरह से देखते ही देखते जिन सारे वर्गों की 7-8 वर्गों की हमने अभी बात की, वो देखते ही देखते इस क्रांति के अंदर कूद पड़ेंगे और देखेंगे योगदान किनका, उन मुगलों का जिनको बुरा बताया जाता है। यानी हम देखेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय किस तरह से अपना बलिदान इस क्रांति में देंगे और देखेंगे उसके बाद किस तरह से दिल्ली में सरेआम 86,000 मुसलमानों को सरेआम फांसी दे दी जाती है। अनेक कारणों को देखेंगे। तो आज इसी के साथ आज के हमारे लेक्चर को मैं विराम देता हूं और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम मंगल पांडे के ऊपर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।